अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ायज़ा बदर है और मैं शिफ़ा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में पिछले 17 साल से काम कर रही हूँ। करंटली मैं यहाँ पर एज ए मैनेजर रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट सर्व कर रही हूँ। स्पीच थेरेपिस्ट बच्चों और बड़ों में आने वाली कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज़ को असेस करते हैं और उसकी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ निगलने में आने वाली दुश्वारी के लिए स्पीच थेरेपिस्ट की कंसल्ट फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। स्पीच में जो कॉमन प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उसमें हकलाने का मसला है कि बच्चा बोलते हुए अटक जाता है। इसके अलावा स्पीच की क्लैरिटी ना होने का, जिसे हम तुतलाना कहते हैं, कि साफ अदायगी नहीं कर पाता हरूफ तहज्जी की। इसके अलावा हमारे पास बच्चे जो हैं वो डिलेड स्पीच के साथ आ रहे हैं कि जो नॉर्मल एवरेज माइलस्टोन है स्पीच एक्विजिशन का, उसमें वो स्पीच एक्वायर नहीं कर पा रहे। उनके साथ के जो बच्चे हैं उनसे वो स्पीच के माइलस्टोन में पीछे हैं। इसके अलावा हमारे पास कम्युनिकेशन की डिफ़िकल्टीज़ जो कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की वजह से हैं वो देखने में आ जाती हैं। हेयरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से कि बच्चे को सुनने में दिक्कत है, उसके नतीजे में जो बोलने के मसाइल हैं उनको देखना होता है। साथ में फालिज के मरीज़ों में बोलने के मसाइल और निगलने के मसाइल बहुत ज़्यादा कॉमन है। किसी एक्सीडेंट के नतीजे में अगर कोई ऐसी इंजरी हो जाती है, उसके नतीजे में कम्युनिकेशन की जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं या निगलने की दिक्कत होती है। बुढ़ापे में जिस तरीके से याददाश्त के मसाइल होते हैं उसमें जो कम्युनिकेशन का या चीज़ों को समझने की दिक्कत आती है, उसके प्रॉब्लम्स शामिल हैं। इंटरनेशनल डाटा ये इंडिकेट करता है कि बोलने के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों में ख़ुसूसी तौर पर स्पीच डिले बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसकी एक मेजर वजह जो कि देखी जा रही है रिसर्चेस के नतीजे में, जो चीज़ सामने आ रही है उसकी एक मेजर वजह जो है वो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम है कि बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ जो है वो गुजारते हैं। इसके अंदर लैपटॉप का इस्तेमाल हो सकता है, इसमें मुख्तलिफ वीडियो गेम्स का इस्तेमाल हो सकता है, मोबाइल का एक्सेसिव व्यूज़, या बहुत ज़्यादा देर तक जो है वो टीवी प्रोग्राम्स, कार्टून चैनल्स, इन तमाम चीज़ों की वजह से स्पीच डिले जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। स्पीच प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन के लिए हमेशा एज के पैरामीटर को जहन में रखा जाता है जब भी हम किसी बच्चे को बोलने के मसाइल के लिए असेस करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि नॉर्मल एक डेवलपमेंट का हिस्सा है। जिस तरह बच्चे जब बोलना शुरू करते हैं तो उस टाइम पे किसी एक आध वर्ड पे अटक जाना, किसी वर्ड को 2-3 दफ़ा दोहरा देना नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। इसी तरीके से एक बच्चा जो है वो अगर 2 साल की उम्र में रे का लफ्ज़ साफ़ नहीं बोल पा रहा या रे से शुरू होने वाले लफ्ज़ को साफ नहीं बोल पा रहा, तो उसके अंदर ये चीज़ नॉर्मल होती है। तो हमने जब भी स्पीच के किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है तो हमने उसको एज के पैरामीटर के साथ जो है और अपनी जो हमारा एक कल्चरल जिस तरीके से एक फैक्टर होता है उसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान के अंदर एक बच्चा किस एज में कौन से माइलस्टोन्स अचीव कर रहा है, मेल और फीमेल में किस तरीके से स्पीच जो है क्लैरिटी जो है वो अचीव की जाती है, इन तमाम चीज़ों को देख के फिर हमने किसी बच्चे को ये लेबल करना है या उसके ट्रीटमेंट की तरफ जाना है। स्पीच थेरेपी के लिए जो प्रॉब्लम होती है उसके मुताबिक उसकी एज डिफ़ाइन की जाती है। जिस तरीके से 18 महीने की एज के ऊपर रेगुलर स्पीच थेरेपी सेशंस रिकमेंडेड हैं, लेकिन अगर एक बच्चा जो है वो पैदाइशी तौर पे सुन नहीं सकता तो जैसे ही उसको आला लगेगा तो उसकी ऑडिटरी ट्रेनिंग है कि वो आवाज़ों को मुख्तलिफ साइडों से रिकग्नाइज़ करना शुरू करे, लोकेट करना शुरू करे। तो इस तरह का काम जो है वो पहले स्टार्ट कर दिया जाता है। 1 साल की उम्र में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा एक लफ्ज़ बोल रहा होगा। 1 से 1.5 साल की उम्र में बच्चे 2-3 लफ्ज़ बोलना शुरू कर देते हैं, उनकी लफ्ज़ों की रिकग्निशन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। इस तरह की सूरत हाल में अगर बच्चा बिल्कुल म्यूट हो तो फैमिली को गाइड किया जाता है, होम प्लान प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन 18 महीने के बाद रेगुलर स्पीच थेरेपी सेशन स्टार्ट कर दिए जाते हैं। डिफरेंट डायग्नोसिस के साथ प्रोग्नोसिस मुख्तलिफ होता है। जिस तरीके से जब हम ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात करते हैं तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि इसको मैनेज किया जाता है, ट्रीट नहीं किया जाता। तो इसके अंदर जिस तरीके से बच्चा जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली डेवलप करता है तो उसकी स्पीच थेरेपी उसके मुताबिक जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है। अगर बच्चा जो है वो नॉर्मल मेन स्ट्रीम स्कूल में जाना शुरू करता है शेड्यूल्ड थेरेपिस्ट की मदद से, तो उसके जो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान बनाए जाते हैं उसी के अंदर स्पीच थेरेपी से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो उस बच्चे की जितनी सलाहियत है और जिस किस्म का एक्सपोजर है उसके मुताबिक जो है वो गोल सेट किए जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि फालिज का मरीज़ है वो बोलने के मसाइल के साथ आता है तो शुरू के जो 3 महीने होते हैं उसके अंदर गोल्डन रिकवरी पीरियड उसे कहा जाता है। उसके अंदर
अच्छी तेज़ी के साथ रिकवरी आ रही होती है। तो कोशिश ये की जाती है कि जो फर्स्ट 3 मंथ्स हैं उसके अंदर बहुत विगरस और बहुत रेगुलर किस्म की थेरेपी प्रोवाइड की जाए। स्पीच थेरेपिस्ट सिर्फ हरूफ तहज्जी की अदायगी के ऊपर काम नहीं करता। स्पीच थेरेपिस्ट जो है उन बच्चों को जिन्हें सुनने की वजह से बोलने में दिक्कत आ रही है, उनका जो है मैनेजमेंट उसके ऊपर काम करता है, उनको स्पीच एक्वायर करने में हेल्प करता है। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ जो बच्चे होते हैं उनके अंदर स्पीच थेरेपिस्ट का बहुत ज़्यादा रोल है। और इसके साथ साथ स्वॉलिंग, जिस तरीके से हमने पहले भी कहा, अगर एक बच्चा जो है वो प्री मैच्योर पैदा हो जाता है और उसको जो है वो दूध पीने में डिफ़िकल्टी आ रही है, सकिंग में डिफ़िकल्टी आ रही है, तो उसकी एक्टिविटीज़ कराना। अगर एक बच्चा जो है वो सेरेब्रल पॉल्सी के साथ है, उसके चेहरे के पट्टे कमज़ोर हैं, तो चेहरे के पट्टों की मजबूती के लिए जो वर्जिशें कराई जाती हैं उसके लिए, हकलाने का जिस तरह पहले जिक्र किया गया कि अगर बच्चा बोलते हुए अटकता है तो उसके लिए, आवाज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए स्पीच थेरेपिस्ट का रोल बहुत अहम है। अगर कोई लड़का है जिसकी आवाज़ जो है वो लड़कियों जैसी साउंड करती है तो स्पीच थेरेपिस्ट उसको हेल्प कर सकते हैं। फालिज के मरीज़ों में बोलने के अमराज, किसी एक्सीडेंट के बाद बोलने के अमराज, और इसी तरीके से बुज़ुर्गों में जो मसाइल आते हैं बोलने के, उनके लिए भी स्पीच थेरेपिस्ट का रोल बहुत अहम है। कुछ बच्चे बहुत तेज़ी के साथ बात करते हैं और क्योंकि वो अभी डेवलपमेंट स्टेज में होते हैं और उनके ज़बान के पट्टे इतने मजबूत नहीं होते कि वो उन लफ्ज़ों को इतनी तेज़ी से अदा करें, तो वो उसमें अटक जाते हैं या क्लैरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। इस सूरत के अंदर गाइडेंस बेसिकली पेरेंट्स को प्रोवाइड करनी होती है, बिकॉज बच्चे अपने इर्द गिर्द के माहौल से बोलना सीख रहे होते हैं। अगर आप डिटेल्ड असेसमेंट करें तो देखा ये जाता है कि यूजली इन बच्चों के घर पे जो पेरेंट्स हैं उनकी बोलने की रफ्तार बहुत तेज़ होती है। तो इसके अंदर डिफरेंट बुक रीडिंग एक्टिविटीज़, जिसके अंदर बच्चों को आराम आराम से हर लफ्ज़ को अदा करने की हिदायत दी जाए, या इमिटेशन के थ्रू कि घर वाले अपने बोलने की रफ्तार को कंट्रोल करें और बच्चा भी उसको फॉलो करे, इस तरह की हिदायत दी जाती हैं। स्पीच थेरेपिस्ट सेशन के दौरान बच्चों की मुख्तलिफ़ किस्म की असेसमेंट्स को कैरी ऑन करते हैं। वो ये भी देखते हैं कि बच्चा अगर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का शिकार है, क्योंकि जब बच्चे बोलने में दिक्कत का सामना करते हैं तो समटाइम स्कूल में बुलिंग उनके साथ होती है या वो अपने सिबलिंग्स के मजाक का निशाना बनते हैं। अगर स्पीच थेरेपिस्ट ये महसूस करे कि बच्चा बोलने में आने वाली दिक्कत की वजह से स्ट्रेस का शिकार हो रहा है या साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसको साइकोलॉजिस्ट के पास रेफ़र कर दिया जाता है। जब भी हम स्पीच थेरेपी की बात करते हैं, अर्ली इंटरवेंशन की अहमियत को जो है वो हाईलाइट करने की ज़रूरत महसूस होती है। स्पीच में आने वाली किसी भी दिक्कत को जितना जल्दी जो है एड्रेस कर लिया जाएगा, उतना जल्दी उस दिक्कत के ऊपर काबू पा लिया जाएगा, क्योंकि कुछ स्पीच प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो कि टाइम के साथ बच्चे की हैबिट में तब्दील हो जाते हैं और फिर आदतों को बदलना जो है वो दुश्वार होता है। इसके साथ साथ क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो हमेशा अपनी एनवायरनमेंट में मौजूद लोगों के साथ की जाती है, तो मेरा टेक होम मैसेज ये होगा कि पेरेंट्स कोशिश करें कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल कम से कम करें और बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते हुए उनको आई कांटेक्ट दें, अपने आवाज़ के उतार चढ़ाव को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करें ताकि बच्चा लफ्ज़ों पे एम्फसाइज करना सीखे, लफ्ज़ों को सही तरीके से अदा करना सीखे और बच्चों के साथ जो है वो कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो गुजारें।